इस वक्त हम दोनों अकेले थे। कमांडो खालिद हमारे पास नहीं था। मैंने कहा, जमीला, अभी मेरी इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। अभी मुझे कुछ और लोगों से भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना है जिन्होंने तुम्हें ढाका से अगवा किया, कोलकाता के बाजार में फ़रोख्त किया। इन लोगों को भी ठिकाने लगाना है जिन्होंने तुम्हें कोलकाता के बाजार से ख़रीदा और मेरी इज्जत और गैरत से खेलते रहे। जमीला ने सर झुका लिया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, करमदाद, तुम्हें गैरतमंद और बहादुर मर्द हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे खामंद हो, लेकिन मेरी जान, ये परदेश का मामला है और फिर हम दुश्मन मुल्क में हैं। तुम्हारे पीछे भारत की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले लगे हुए हैं। तुम किसी भी जगह किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद हम कभी पाकिस्तान न पहुंच सकेंगे। मैंने जमीला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसे प्यार करते हुए कहा, मेरी जान, खुदा पर भरोसा रखो। जिस तरह इसने अब तक तुम्हारी हिफाजत की है, इस तरह वो आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि अगर मैं अपनी इज्जत की लुटेरों से इंतकाम लिए बगैर यहाँ से चला गया तो मेरा ज़मीर वहाँ मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगा। मैं खुद अपनी नज़रों से गिर जाऊँगा। क्या इसे गवारा कर लोगी? जमीला ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पूछते हुए कहा, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने इसे अपने साथ लगा लिया और कहने लगा, कमांडो खालिद मेरे साथ होगा। हम बहुत जल्द अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आ जाएंगे। 4-5 दिनों की बात है। इसके बाद कमांडो हमें कश्मीर की पहाड़ियों में से भारत का बॉर्डर क्रॉस करा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान चले जाएंगे। शाम होने से ज़रा पहले जमीला वापस कमांडो खालिद की कज़न सिस्टर लाला रुख के घर चली गई। इसने मुझे बताया था कि वहाँ बड़े आराम से रह रही है। जमीला के जाने के बाद मैंने और कमांडर खालिद ने दिल्ली रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दी। गाड़ी शाम के 7:30 बजे छूटती थी। दिल्ली में सर्दी का मौसम था, मगर मुझे और खालिद को मालूम था कि कोलकाता पहुंचने के बाद सर्दी की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। चुनाचा हमने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। कमांडो खालिद ने ठंडी जैकेट के ऊपर एक गर्म चादर ले ली थी और कहने लगा, ये चादर मैं रास्ते में जहाँ चाहूँ फेंक सकता हूँ। चादर का एक फ़ायदा ये भी था कि वो अपने आप को पुलिस और इंटेलिजेंस की नज़रों से किसी हद तक महफूज रख सकता था। इससे ज़्यादा मुझे अपनी फ़िक्र थी क्योंकि मैं पुलिस और इंटेलिजेंस की निगाहों में आ चुका था। अगरचे भारत के किसी थाने में मेरी तस्वीर नहीं लगी थी, फिर भी मशरकी भारत की पुलिस के कुछ ओहदेदारों को मेरी शनाख्त थी और मैं इन लोगों के इलाके में ही जा रहा था। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, मेरा जाना ज़रूरी था। ताहम हमें कुछ रोज़ दिल्ली में बसर करने थे और श्री राज जैसे बदकुमाश को ठिकाने लगाना था। मैं और खालिद दोनों ने अपने साथ किसी मुजाहिद को नहीं लिया था। हम अकेले ही थे। हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की पुलिस को पहले ही से मेरी तलाश थी। स्टेशन पर हम हर तरह से चौकन्ने होकर अलग अलग सिमत से बाहर निकले। हमने ऐसी ट्रेन पकड़ी जो हमें रात के वक्त दिल्ली पहुंचाए। फिर भी दिल्ली जैसे बड़े शहर और भारत के दारुल हुकूमत में रात के वक्त भी हर तरफ रोशनियाँ होती थी और पुलिस जगह जगह गश्त लगाती थी। इसका मुझे तजुर्बा हो चुका था। मैंने कमांडो खालिद से कहा, हमें मुश्ताक अली को टेलीफोन पर इतला देनी होगी। हम इस वक्त स्टेशन से बाहर कुछ फासले पर रक्षा टैक्सी के अड्डे पर खड़े थे। वो बोला, कहाँ से फ़ोन करूँ? मैंने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं पब्लिक बोर्ड से फ़ोन करके अभी आता हूँ। पब्लिक बोर्ड वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। मैं पब्लिक बोर्ड से मुश्ताक अली साहब के घर का नंबर मिलाया और इन्हें बताया कि मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ और मेरे साथ मेरा एक राजदार दोस्त भी है। वो नींद भरी आवाज़ में बोले, मियाँ, ये तुम्हारा दोस्त कौन है और तुमने इसे अपना राजदार क्यों बना लिया है? मैंने कहा, मुश्ताक साहब, ये मेरी मजबूरी थी, मगर आपके बारे में मैंने इसे सिर्फ इतना ही बताया है कि आप मेरे मोहसिन हैं और मेरी बीवी की तलाश में आपने एक मुसलमान होने के नाते मेरी मदद की है। मेरा दोस्त बड़ा सच्चा मुसलमान है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। आप इससे मिलकर खुश होंगे। मुश्ताक साहब बोले, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, तुम ऐसा करो कि रात किसी जगह गुजार लो, सुबह मुझे होटल पर फ़ोन करना। मैं मुश्ताक साहब की मजबूरी को समझता था। मैंने कहा, बहुत बेहतर, मैं सुबह 10-11 बजे फ़ोन करूँगा। इन्हें खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद करके सारी बात आकर कमांडो खालिद को बता दी। वो बोला, फतेहपुरी मस्जिद के चौक में पंजाब होटल है। ये दरमियाने दर्जे का होटल है, वहीं चल कर एक कमरा ले लेते हैं। हमने रिक्शा पकड़ा और फतेहपुरी मस्जिद के चौक में पंजाब होटल के सामने उतर गए। ये होटल एक पुरानी बिल्डिंग में बना हुआ था और ज़्यादा महंगा नहीं था। हमने यहाँ एक कमरा ले लिया और अलग अलग बिस्तरों पर दोहरे कंबल ओढ़ कर लेट गए। दिल्ली में काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। हमने बत्ती बुझा दी और सो गए। सुबह सुबह मेरी जाग खुल गई। मुझे चक्कर सा आया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। या अल्लाह, खैर कहीं मुझे दौरा तो नहीं पड़ रहा है। मैंने दिल में गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगी कि या पाक परवरदिगार, मुझे सांप बनने के अजाब से महफूज रखना। मैं बार बार यही दुआ मांग रहा था। चक्कर एक बार आकर रुक गया। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। कमांडर खालिद कंबल से मुंह सर लपेटे गहरी नींद सो रहा था। रोशनदानों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दूसरी बार फिर चक्कर आया।
मैं उठकर कमरे में टहलने और खुदा से दुआएं मांगने लगा। इसके बाद एक और चक्कर आया और मुझे अपना जिस्म हल्का महसूस होने लगा। मैं समझ गया कि मैं सांप की शक्ल इख्तियार करने लगा हूँ। इस वक्त मुझे इंसानी शक्ल की अशद ज़रूरत थी। मुश्ताक अली साहब को सारी बात समझानी थी। इनके ख़ास आदमी के ताउन से हमें श्री राज तक पहुँचना और इसे इसके अंजाम तक पहुँचाना था। मैं तो वहीं सजदे में गिर गया और आजी से खुदा के हुजूर दुआ मांगने लगा। मुझे यकीन है कि ये मेरी दुआ का असर था कि खुदा बंदे करीम ने मुझ पर रहम कर दिया और तीसरी बार चक्कर नहीं आया और मेरा जिस्म भी हल्का होना बंद हो गया। मैंने अपने सारे जिस्म को गौर से देखा। मैं सांप नहीं बना था। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और गुसल खाने में जाकर मुँह हाथ धोने लगा। इसी दौरान कमांडो खालिद भी उठ बैठा था। मैं गुसल खाने से बाहर निकला तो इसने बिस्तर पर से उठते हुए घड़ी देखी और बोला, दिन के 10 बज गए हैं। मैंने कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं मुश्ताक साहब को फ़ोन करके आता हूँ। मैं नीचे होटल के दफ्तर वाले कमरे में आ गया। काउंटर पर से मुश्ताक साहब को फ़ोन किया। वो अपने होटल में ही थे। कहने लगे, मियाँ तुम कहाँ पर हो? मैंने इन्हें बताया कि हम लोग पंजाब होटल में हैं। वो बोले, कमरे का नंबर बताओ। मैंने कमरे का नंबर बताया तो बोले, मैं पहुँच रहा हूँ, तुम कमरे में रहना। मैंने वापस आकर खालिद को बताया कि मुश्ताक साहब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। वो बोला, इनके आने पर नाश्ता मंगवाएंगे। मैंने कहा, हम नाश्ता कर लेते हैं, इन्हें शायद कुछ देर लग जाए और फिर वो नाश्ता कर चुके होंगे। मैंने मुलाजिम लड़के को बुलाकर नाश्ता लाने को कहा। वो चला गया तो कमांडो खालिद कहने लगा, मुश्ताक साहब आएंगे तो इनके साथ एक बार फिर चाय पियेंगे। लड़का नाश्ता ले आया। ये 15-16 बरस का लड़का था। इसने नाश्ता मेज़ पर रखते हुए कहा, साहिब आप लोग भोपाल से आए हैं क्या? कमांडो खालिद ने इसकी तरफ ज़रा चौंक कर देखा और पूछा, तुम्हें किसने कहा कि हम भोपाल से आए हैं? लड़का भोला भाला सा था। मुस्कुराकर कहने लगा, साहब हमारे मालिक के पास एक आदमी बैठा था, आप फ़ोन करके ऊपर आ गए तो इसने मालिक से कहा था कि ये लोग भोपाल से आए हैं। मैंने लड़के से पूछा, इसने और क्या कहा था तुम्हारे मालिक को? वो बोला, साहिब मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। इसके बाद मैं नाश्ते की पर्ची लेकर ऊपर आ गया। कमांडो खालिद ने कहा, वो आदमी कौन था? क्या वो अब भी नीचे तुम्हारे मालिक के पास ही बैठा है? लड़का बोला, नहीं साहिब, वो तो चला गया था। मुझे नहीं मालूम वो क्या काम करता है। कभी कभी हमारे मालिक के पास आया करता है, इसके साथ बैठकर चाय भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और फिर चला जाता है। मैंने लड़के से कहा, कोई बात नहीं, कोई होगा, हमें इससे क्या, तुम जाओ। लड़का चला गया। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यह ज़रूर आदमी इंटेलिजेंस का है। मेरा तजुर्बा यही कहता है, इस किस्म के दरमियाने दर्जे के होटलों में इंटेलिजेंस के आदमी आते रहते हैं। खालिद ने तशवीश के साथ कहा, लेकिन सवाल यह है कि इसे ये कैसे पता चला कि हम भोपाल से आए हैं? मैंने कहा, हो सकता है कि इसने स्टेशन पर हमें रेलगाड़ी से उतरते देख लिया हो। कमांडो खालिद टोस्ट पर जाम लगा रहा था। नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, करमदाद मामला ख़राब होता लगता है, हमें इस होटल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, मुश्ताक साहब भी आ रहे हैं, वो अपने होटल से चल पड़े होंगे। अब तो इनसे मिलने के बाद ही कोई दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे कि किस जगह क्याम करें। हो सकता है मुश्ताक साहब हमें अपने क्वार्टर में ले जाएं। मैंने कमांडो खालिद को बिल्कुल न बताया कि मुझ पर शैतानी ताकतों का हमला हुआ था, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया और मैं सांप बनते बनते रह गया। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, इस ख्याल से कि मुश्ताक साहब आने वाले थे और हम चाहते थे कि इनसे भी मुख्तसर बात करेंगे और इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा कि होटल का मुलाजिम आया है। मैंने कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और मुश्ताक साहब स्याह गर्म उचकन में मलबूस, सर पर गर्म टोपी ओढ़े अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर आ गए। मैंने माजरत की कि मैं होटल वाला लड़का समझा था। वो बोले, मियाँ हम भी होटल वाले ही हैं, बस अब लड़के नहीं रहे, बूढ़े हो गए हैं। कहो कैसे हो? मैंने कमांडो खालिद का इनसे तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरा दोस्त अली अकबर है, भोपाल में इनका मनियारी का कारोबार है। महादेव के नाग मंदिर में जमीला की तलाश के सिलसिले में इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है, बल्कि एक मुहिम में तो ये मेरे साथ गए थे। मुश्ताक साहब बैठ गए। कहने लगे, ये तुमने मुझे कैसे कह दिया कि भाभी जमीला अब दिल्ली में है और श्री राज इसे यहाँ ले आया है? तुम्हें ये खबर कैसे मालूम हुई? मैंने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुश्ताक साहब, ये खबर हमें इस वक्त मिली थी जब हम महादेव के आश्रम में जमीला की तलाश में नाकाम होने के बाद श्री राज के शैतान गुरु कुमार गिरी के मंदिर को जाने के लिए झांसी रवाना हुए थे। एक ख़ास आदमी ने हमें बताया कि गुरुदेव गिरी को किसी ने कत्ल कर दिया है और मेरी बीवी को श्री राज के इशारे पर एक आदमी वहाँ से दिल्ली ले गया है। मुश्ताक साहब बड़े गौर से मेरी झूठी कहानी सुन रहे थे। कहने लगे, ये तो मालूम करना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ये कुमार गिरी को किसने कत्ल कर दिया? अखबार में तो कोई खबर नहीं छपी। मैंने कहा, आप अपने इस आदमी से पता कर लें जो श्री राज के पास काम करता है। मुश्ताक साहब बोले, ये तो मालूम करना ही पड़ेगा
कमांडो खालिद कहने लगा, मुश्ताक साहब, जिस आदमी ने हमें ये खबर दी थी वो बड़ा काबिल एतबार आदमी है और हमारा ख़ास आदमी है। इसके अलावा भोपाल के एक मंदिर में भी ये खबर फैली हुई है कि सनतावली में स्वामी कुमार गिरी का खून हो गया है। ये भी झूठ था। मुश्ताक साहब हमारे झूठ पर एतबार किए जा रहे थे। कहने लगे, मियाँ ये तो आज ही मालूम हो जाएगा, मगर सवाल ये है कि भाभी अगर दिल्ली में है तो इसका कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है। जैसा कि तुमने मुझे फ़ोन पर बताया था कि श्री राज ने जमीला भाभी को अपने पास नहीं रखा बल्कि किसी खुफिया ठिकाने पर रखा हुआ है, तो इसके खुफिया ठिकाने तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा ये सारी बातें किसी दूसरी जगह बैठकर इत्मीनान से करेंगे, पहले हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर ले चलिए, क्योंकि मुझे खदशा है कि यहाँ हमारे पीछे इंटेलिजेंस वाले न लग जाएं। मुश्ताक साहब इंटेलिजेंस का नाम सुनकर ज़रा चौंके। कहने लगे, मियाँ ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं तुम्हें अपने होटल में नहीं ले जा सकता। तुम वहाँ गए तो श्री राज को ये खबर पहुँच जाएगी और वो ना सिर्फ ये कि तुम्हें अगवा करा देगा बल्कि हो सकता है मुझे भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, और मेरे भाई मुझे तो दिल्ली में ही रहना है। मैंने कहा, मुश्ताक साहब मैं सब कुछ जानता हूँ और ये हकीकत है कि मैं आपके और कोलकाता वाले हाजी फरीद साहब के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। हम यहाँ से किसी दूसरी होटल में भी नहीं जाना चाहते। होटलों के इर्द गिर्द CID वाले ज़रूर मंडलाते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके शहर के बाहर वाले क्वार्टर में कुछ देर के लिए ठहर जाएं? मुश्ताक साहब ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है आप लोग वहाँ ठहर सकते हैं, क्वार्टर खाली पड़ा है, सिर्फ मेरा बूढ़ा मुलाजिम है वो वहाँ होता है, लेकिन मेरी शर्त वही होगी कि रात को आप लोग वहाँ बिजली की बत्ती रोशन नहीं करेंगे और दिन के वक्त भी क्वार्टर के बाहर धूप में नहीं बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरे क्वार्टर में आप लोग ठहरे हुए हैं। पिडूनो ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन हम भारत के मुसलमान बड़े नाजुक हालात में यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम हिंदू हुकूमत के जबरे मुसलसल की ज़द में हैं। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की भी फ़िक्र है। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब तुम लोग ऐसा करो कि मेरा क्वार्टर तो तुमने देखा हुआ है। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। मुश्ताक साहब ने थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद कहा, फिर ऐसा है कि तुम लोग इसी जगह मेरे आदमी का इंतज़ार करो, मैं इसे जाते ही भेज देता हूँ, वो तुम्हें मेरे क्वार्टर में पहुँचा देगा। मैं ख़ुद तुम्हें मिलने रात को किसी वक्त आऊँगा, ठीक है? मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं मियाँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है जो अदा कर रहा हूँ। उन्होंने हम दोनों से हाथ मिलाया और मेरे इसरार पर भी चाय पीने के लिए न ठहरे और चले गए। कमांडो खालिद ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मुश्ताक अली साहब बहुत मुखलिस आदमी हैं। मैंने कहा, इनके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा है। कमांडो खालिद बोला, अब ऐसा है कि तुम कमरे में ही ठहरो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि होटल के मालिक के पास कौन आदमी बैठा हुआ है। मैंने इसे मना करते हुए कहा, कमांडर तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं होटल के मुलाजिम लड़के को बुलाता हूँ। बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो खाली बर्तन लेने आने ही वाला होगा। इससे मालूम करेंगे कि वो मशकूक आदमी दोबारा आया था या नहीं। तुम मत पूछना, मैं खुद ही से बात करूंगा। हम बैठकर श्री राज और सनतावली के गुरु कुमार गिरी की हलाकत और महादेव के आश्रम की तबाही के बारे में बातें करने लगे। मैंने खालिद से कहा, श्री राज को इसके गुरु कुमार गिरी के कत्ल की रिपोर्ट मिल गई होगी, हो सकता है वो दिल्ली से वहाँ गया हुआ हो। कमांडो खालिद कहने लगा, अगर वहाँ गया भी होगा तो 2-1 रोज़ में वापस आ जाएगा। मैंने कहा, चाहे वो 1 हफ्ते में वापस आए, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर मैं यहाँ से कोलकाता नहीं जाऊँगा। इतने में मुलाजिम लड़का बर्तन उठाने आ गया। मैंने इसे 5 रुपए टिप दिए तो वो बड़ा खुश हुआ। मैंने इससे पूछा, वो आदमी तुम्हारे मालिक के पास फिर तो नहीं आया? वो बोला, साहिब अभी थोड़ी देर पहले आया था, मालिक से 1-2 मिनट बातें करने के बाद चला गया। मैंने कहा, दफ़ा करो, हमें इससे क्या लेना देना। ये मैंने लड़के पर जाहिर करने के लिए कहा था कि हमें तशवीश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लड़का चला गया तो मैंने कमांडो खालिद से कहा, इस आदमी का दोबारा आना ख़तरे से खाली नहीं है, वो इंटेलिजेंस ही का आदमी है। कमांडो खालिद कुछ मुतफक्कर हुआ, कहने लगा, मुश्ताक साहब के आदमी के आने तक इंटेलिजेंस वाले को दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर इसने हमें यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो ज़रूर हमारा पीछा करेगा या किसी दूसरे को हमारे पीछे लगा देगा। हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए तो। कमांडो खालिद ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब ये बात खुदा पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हम कमरे में ही बैठे रहे। आधा घंटा गुजर गया, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? किसी ने कहा, मुझे मुश्ताक साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है। हमारी जान में जान आ गई। ये इनका ड्राइवर था जो मुझे पहचानता था। इसने मुझे सलाम किया और हम इसके साथ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। मैंने काउंटर की तरफ देखा। होटल का मालिक अकेला ही था।
इसके पास दूसरा कोई आदमी नहीं था। हमने बिल अदा किया और खामोशी से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे और गाड़ी मुश्ताक साहब के क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। दिन का वक्त था। दिल्ली के शहर की सड़कों पर ट्रैफिक ज़ोरों शोर से जारी थी। पुरानी वज़ा के इलाके से निकलकर गाड़ी एक निस्बतन गैर आबाद सड़क पर दौड़ने लगी। देर तक हम दिल्ली शहर के मज़ाफ़ात की सड़कों पर से गुजरते हुए एक नाले के पुल पर से गुजरे तो मैंने नाले को पहचान लिया। ये वही नाला था जिसकी एक जानिब मुश्ताक साहब का क्वार्टर था, मगर ये क्वार्टर नाले के दूसरे पुल के पास था जहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। गाड़ी इसी क्वार्टर के आगे जाकर रुक गई जहाँ मैं और जमीला पहली बार उतरे थे और जहाँ से सपेरे ने इसे अगवा किया था। बूढ़ा मुलाजिम वहाँ मौजूद था। इसने मुझे सलाम किया। मैंने इसका हाल पूछा। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था, सिर्फ एक चमड़े का सफरी थैला कमांडो खालिद के पास था जिसमें 2-4 कपड़े और तौलिया वगैरह था। ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चला गया। बूढ़े मुलाजिम ने हमें चाय बना कर दी। हमने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। मुश्ताक साहब ने हमें इस बात की ख़ास तौर पर हिदायत की थी। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ गौर से देखकर कहा, करमदाद तुम्हें कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? इसका मतलब था कि कहीं मुझ पर सांप की शक्ल इख्तियार करने का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा, खुदा के लिए कमांडर इसका नाम न लो, अभी तक तो अल्लाह का करम है। मेरा ख्याल है ये बला मेरे सर से टल गई है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अगरचे तुम सांप के रूप में बड़ी आसानी से श्री राज को ख़त्म कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें सांप की शक्ल में हरगिज़ नहीं देखना चाहता। दोपहर को हमने कमरे में ही बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हम फिर बातें करने लगे। कमांडो खालिद बोला, हम मुश्ताक साहब के साथ दोहरी गेम खेल रहे हैं, हमें अपनी बातों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मुश्ताक साहब को हमने ये तासुर दिया है कि तुम्हारी बीवी जमीला भाभी को श्री राज दिल्ली ले आया है और हम इसी की तलाशी में आए हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम श्री राज को कत्ल करने आए हैं। हमें अपनी गुफ्तगू में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। मैंने कहा, मुश्ताक साहब को असल हकीकत की खबर नहीं लगने देंगे, तुम फिक्र न करो। कमांडो खालिद ने पूछा, मुश्ताक साहब का जो आदमी श्री राज की गैंग में काम करता है, हमें इससे रब्ता कायम करना होगा, क्योंकि श्री राज की रोज़मर्रा की मसरूफियात और मामूलात के बारे में वही आदमी सही इत्तला फराहम कर सकेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।